हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। आई एम अंकिता। आज हमारा लेक्चर 3 है एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर। लास्ट 2 लेक्चर्स हम कर चुके हैं, आई होप आप लोगों ने देखे होंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं मेनली आपसे उन्हीं 2 लेक्चर्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कमेंट्स पढ़े हैं। तो जो मेन कंसर्न रहा है स्टूडेंट्स का वो यही रहा है कि जो हमारे लेक्चर्स हैं वो हिंदी में नहीं है, राइट। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो देखो ये चीज़ है कि जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, जितना मैंने समझाया है, सब कुछ हिंदी में करा है, ठीक है ना। तो ये तो आई गेस आप लोग को क्लियर ही होगा, क्योंकि सब कुछ हमने हिंदी में ही पढ़ा है। तो उन लोगों को अपने आप ही ये चीज़ें क्लियर होगी। अब बारी आती है कि पीपीटी में हिंदी में नहीं है, राइट। तो इस लेक्चर के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी वो सारी इंग्लिश में भी हम प्रोवाइड करें और हिंदी में भी। तो जो लोग हिंदी से हैं, जिनको हिंदी में चाहिए, उन लोगों के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आपको हिंदी में समझ में आ ही रहा होगा। यू जस्ट नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि हिंदी में हमें लिखा हुआ मिले, तो हम आपको हिंदी में पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हमारा है लेक्चर 3। और वो किसके ऊपर है? वो है वैदिक एज के ऊपर, वैदिक पीरियड के ऊपर, ठीक है। पहला जो था, उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन आई, अब जो थर्ड है हमारा वो है वैदिक पीरियड। ये जो एज है, ये बेसिकली एज ही स्टार्ट होती है जब आर्यंस आए, ठीक है। कौन आए? आर्यंस आए। अब भाई ये कहाँ से आ गए? पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना कि आर्यंस आए कहाँ से आए? इन्होंने माइग्रेट किया। ये माइग्रेट करके कहाँ आ गए? यहाँ भारत वाले उसमें आ गए। काफ़ी एरिया उस टाइम पे कवर था, आप कह सकते हो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लेके फिर वो भारत आए, ठीक है। बट इसके ऊपर ये आए कहाँ से है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत उठता है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है। माइग्रेट कहाँ से किया है? बहुत सारी थ्योरीज है, मतलब आप कह दो बहुत हिस्टोरियंस की, अपनी फिलोसफर्स की, सबकी अलग अलग थ्योरी है कि आर्यंस आए तो आए कहाँ से। जो सबसे फेमस थ्योरी जो एक्सेप्ट करी गई है, वो करी गई है मैक्स मूलर। किसकी? मैक्स मूलर की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर्यंस जो आए वो कहाँ से आए। मैक्स मूलर का ये कहना था कि जो आर्यंस आए हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं। कहाँ से आए हैं? सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है। किसने बोला था ये? मैक्स मूलर ने कहा था, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं, उनका कहना था, उन्होंने इस थियरी के अगेंस्ट थे। बेसिकली उनका ये कहना था कि जो आर्यंस आया ना, ये आर्कटिक रीजन से आया, जो बर्फीला रीजन है, राइट। वहां से आर्यंस आए हैं। कुछ उनका ये मानना था कि उस टाइम पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि बर्फ पिघल गई वहां पे, वो क्लाइमेट उनका रहने के लिए ठीक नहीं रहा, तो वो माइग्रेट करके आए कहाँ? नॉर्थ की तरफ। तो वो यूरोप होते होते कहाँ आ गए? इंडिया आ गए, ठीक है। ये किसने बोला था? ये बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अब आता है कि इंडिया में एंटर करने का उनका रास्ता क्या रहा होगा, किस रास्ते से उन्होंने इंडिया में एंटर किया होगा। तो जो खाइबर पास है, उसके थ्रू शायद वो इंडिया में आए थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इस थियरी के जो भी हमें सोर्सेज मिले हैं ना, वो लिटरेरी हैं। कौन से सोर्सेज हमें मिले हैं? लिटरेरी। इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो हमारे थे, वो हमारी क्या थी? वो हमारी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस थी, राइट। बट यहाँ पे जो हमें थियरी मिली है वो आर्कियोलॉजिकली नहीं है, वो लिटरेरी है। जो वेद है हमारे, जो ऋग्वेदा है, आप ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, अथर्ववेद, इनके नाम तो आप लोगों को पता होंगे। यहाँ से पढ़ के हमें पता चलता है कि इनकी लाइफ कैसी थी, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे था, क्या ट्रेड होता था नहीं होता था, वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, कौन से भगवान को वो मानते थे, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये लिटरेरी सोर्स है, ठीक है। ये जब आर्यन आए तो मेन इनका क्या था कि अर्बनाइज्ड थे या नहीं थे, ठीक है। शहर की इन्हें कितनी नॉलेज थी, क्या ट्रेड करते थे या नहीं करते थे। तो जो ये लोग थे ना, ये नोमेडिक थे। नोमेडिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, इनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, कोई लैंड इन्होंने ऑक्यूपाई नहीं करी हुई थी, ठीक है ना, कोई लैंड नहीं थी। तो ये क्या थे? नोमैडिक थे। आगे आगे चलते थे, जंगलों में पेड़ काटते थे, अपनी जगह बनाते थे, वहां पे एग्रीकल्चर करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। ऐसे करते 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 इंडिया में
यूपी तक पहुंचे, वेस्टर्न यूपी, देन राजस्थान, ठीक है, नोमैडिक थे। दूसरा क्या थे वो, पेस्टोरल थे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, पेस्टोरल पीपल थे, मतलब कि पशु चराते थे, ठीक है, अर्बनाइज्ड बिल्कुल नहीं थे, क्या थे, पेस्टोरल पीपल थे, पशु चराते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, जो इनकी नॉलेज हमें मिली, जो इनके बारे में हमें पता चला, वो सब कुछ हमें पता चला वैदिक लिटरेचर से। किससे, वैदिक लिटरेचर से। वैदिक लिटरेचर से वैदिक लिटरेचर में 4 वेद आते हैं हमारे, एक ऋग्वेद, एक यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके नाम हम लोगों ने सुने हैं, ये हमारे 4 वेद आते हैं। इनके अंदर क्या क्या होता है वो हम बाबे भी पढ़ेंगे। उससे पहले देखो कि जो ये वेद होता है इसका मतलब क्या होता है। जो ये वेद होता है ना, इसका मतलब ही ये होता है सुपीरियर नॉलेज, मतलब नॉलेज मतलब ज्ञान, ठीक है। अब जो ये हमारे 4 वेद आए, ऋग, यजुर, साम, अथर्व, सबसे पुराना हमारा कौन सा वेद था, सबसे पुराना सबसे पहला हमारा वेद है ऋग्वेद, ठीक है, सबसे अर्लीस्ट वेद ये है, ठीक है। इसमें है क्या, इसमें हमारी हाइम्स लिखी हुई है। क्या है, हाइम्स। हाइम्स का मतलब क्या होता है, ये तो नया वर्ड आ गया हमारे लिए। हाइम्स का मतलब आप समझो तो होता है भजन, ठीक है। इसमें भजन लिखे हुए हैं, मतलब जो भी है सब कुछ है वो भगवान को प्रेज करने के लिए है, भगवान के लिए है, ठीक है। उसको कोई गाता नहीं था, सिर्फ उसको रिसाइट करते थे, मतलब दोहराते थे। टोटल 1028 इसके अंदर हमारी हाइम्स हैं, लगभग लगभग 10,600, ये एक अप्रॉक्स नंबर है। इसके अंदर हमारे वर्सेस हैं और 10 मंडला है। मंडला आप कह सकते हो कि बुक या पार्ट। टोटल कितने पार्ट हैं, 10, ठीक है। इतना क्लियर है। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको पता है 40, ऑलमोस्ट 40 हम कह सकते हैं रिवर्स का यूज हुआ है ऋग्वेदा में। 40 रिवर के बारे में हमें ऋग्वेदा से पता चलता है। और क्या क्या ऋग्वेदा में आएगा वो हम अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर पूरी एक अलग स्लाइड है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद, ठीक है। इसका एक अगर मैं आपको ऑर्डर बताऊं तो सबसे पहले ऋग्वेद होता है, देन सामवेद होता है। ऋग सामवेद कुछ नहीं है, जो ऋग्वेदा में था सब वही है, लेकिन यहाँ पे जो ये हाइम्स होती थी, जो ये भजन होते थे, लोगों को गाने आ गए थे, म्यूजिक इंट्रोड्यूस हो गया था, आप कह सकते हो, ठीक है। देन थर्ड आता है हमारा यजुर्वेद, जिसमें जितने भी आप ये कह सकते हो रिचुअल्स होते थे कि हम बलिदान दे रहे हैं या हम जो भी उस टाइम पे करते थे, उसके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए होते थे कि क्या 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 फॉलो करके आपको वो सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। देन जो हमारा लास्ट है अथर्ववेद, ठीक है। इसमें इट्स ऑल अबाउट, इसमें काला जादू की बात करी है, एनिमीज की बात करी है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो इंडियन मेडिसिन जो पूरा इंट्रोड्यूस हुआ है वो अथर्ववेद में, ठीक है। ये क्लियर हुआ। ऋग्वेदा में अगर हम बात करें, सबसे सबसे ज्यादा जिस रिवर का मेंशन है वो है सिंधु, सबसे ज्यादा बार जो इंदस रिवर है। कौन सी रिवर का मेंशन किया गया है, सिंधु रिवर का मेंशन किया गया है। और उनके अकॉर्डिंग जो सबसे पवित्र रिवर थी, सबसे पायस रिवर, सबसे पवित्र है, पवित्र रिवर, वो कौन सी थी, सरस्वती, ठीक है। इतना क्लियर है। रामायण महाभारत भी हमें उस टाइम में, रामायण महाभारत के बारे में भी हमें इन वेदों से पता चलता है, ठीक है। अब आते हैं इस वैदिक पीरियड पे, ठीक है। जो ये हमारा वैदिक पीरियड है ना, लगभग लगभग हमारा ये 1500 बीसी से स्टार्ट होके 500 बीसी तक गया है। पहला, इस ऋग्वैदिक पीरियड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में हम इस वैदिक पीरियड को डिवाइड करते हैं, 2। जो पहला है वो है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। दूसरा है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड को ही हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। तो कहीं वो अर्ली वैदिक के नाम से आता है, कहीं ऋग वैदिक बोला जाता है, ये एक ही बात है। और जो सेकंड वाला है वो है हमारा लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अब हमें इसमें पढ़ना क्या है, क्या हमें हर एक, जो दोनों ये हमारे पीरियड है इनकी डिटेल पढ़नी है कि इनके क्या फीचर्स थे, क्या सोसाइटी थी, क्या इकोनॉमिक सिस्टम था, हाँ जी, वो सब तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन हमें जो मेन एनालाइज करना है ना इस पूरे, जो भी हम पढ़ेंगे, वो ये करना है कि कैसे हम इस पीरियड से इस पीरियड में गए, क्या चेंज आया है, वो प्रोसेस ऑफ चेंज हमें एनालाइज करना है बेसिकली।
कि चेंज क्या आया है। जब आप अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड पे गए हो तो आपने क्या चेंज देखा। ठीक है, कैसे सोसाइटी एकदम बदल गई, पूरी तरीके से बदल गई। ठीक है, वो चेंज को हमें समझना है इनके दोनों पीरियड के फीचर्स के थ्रू। ठीक है, सबसे जो पहला चेंज हम पढ़ेंगे वो उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, कि अर्ली वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी और देन जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें हमारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी। ठीक है, इसे समझो। सबसे पहले देखो, आर्यन आए, माइग्रेट करके आए, नोमैडिक लोग थे। ठीक है, पेस्टोरल थे, पशु चराते थे। ठीक है, कोई लैंड का उन्हें नहीं पता था, तो वो माइग्रेट ही कर रहे थे। ठीक है, तो मोनार्कियल फॉर्म थी। ठीक है, वन सेकेंड, हाँ। उस टाइम पे क्या था, सबसे पहले जो हमें मिला, अभी हम अर्ली वैदिक के ऊपर पढ़ रहे हैं, कि ट्राइब्स हुआ करती थी। ठीक है, ट्राइब्स। जैसे जैसे आर्यन माइग्रेट करके आए ना, सबसे पहले आपको पता है वो उन्होंने सबसे पहले कहाँ सेटल हुए, वो सप्त सिंधु में हुए। सप्त सिंधु हमारा सेवन रिवर्स के लिए यूज होता है ये वर्ड, सप्त सिंधु। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे आप कह सकते हो वेस्ट यूपी, पंजाब, देन राजस्थान, धीरे धीरे आगे गए। फिर हमारा जो आप ये कह सकते हो कि जो एज है, जो पीरियड है, वो भी हमारा अर्ली वैदिक से हम लेटर वैदिक पे चलते गए। तो पहले आओ अर्ली वैदिक पे। अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे पहले जब वो आए ना, तो उन्होंने अपनी ट्राइब्स बनाई। अब ट्राइब्स का मतलब क्या होता है? ट्राइब्स का मतलब होता है समूह बनाया, मतलब कोई समुदाय टाइप, कुछ लोगों की एक ट्राइब बनती गई। ठीक है, छोटी छोटी ट्राइब्स में उन्होंने रहना स्टार्ट किया। क्योंकि जब वो लड़ाई करते थे, वॉर्स होती थी उस टाइम पे तो उनके लिए उनको उन ट्राइब्स की नीड होती थी, है ना। एक ग्रुप होना चाहिए ना जिसमें वो लड़े, कि इतने लोग इस साइड है, इतने लोग उस साइड है। तो सबसे पहले उन्होंने ट्राइब्स बनाई। इन ट्राइब्स को हम कहते थे जन। क्या कहते थे? जन। ये ट्राइब का भाई एक राजा होता था। ठीक है, जिसे हम कहते थे राजन। ठीक है, जो इन ट्राइब्स का क्या होता था, राजा होता था। यहाँ पे कोई एनिमी नहीं थे। एक ट्राइब, जितने भी इस ट्राइब के अंदर लोग होते थे ना, वो लॉयल होते थे एक दूसरे के। ठीक है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी, सबसे छोटी यूनिट उस ऑर्गेनाइजेशन की, सबसे छोटी यूनिट वो थी आपकी कुला। क्या थी? कुला। ये बेसिकली आप इसे कह सकते हो फैमिली, है ना। सबसे छोटी यूनिट थी फैमिली, बेसिक यूनिट थी पूरी उस सोसाइटी की। जो ये फैमिली थी ना, ये पेट्रियार्कल इन नेचर थी। क्या थी? पेट्रियार्कल इन नेचर। पेट्रियार्कल इन नेचर का मतलब होता है कि मोनार्क था वहां पे, मतलब बेटों की चाह होती थी, बेटियों की कोई डिजायर नहीं होती थी। क्योंकि उनको ये रहता था ना उनकी आर्मी स्ट्रांग बने, जब आगे वॉर होगी तो उनको लगता था लड़के ज्यादा स्ट्रांग है, तो बेटे हों। तो जब वो भगवान से भी मांगते थे ना, तो वो बेटों को मांगते थे, बेटों की चाह होती थी। इट डजेंट मीन कि वहां पे वुमेन की कंडीशन खराब थी, ये हम नहीं बोल रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बेटों की चाह थी। ठीक है, जो सबसे पहला रैंकिंग ऑफिशियल होता था इनकी ट्राइब में, वो थे पुरोहित। उनको क्या कहते थे? पुरोहित। ठीक है, बहुत सारे ट्राइबल्स बने इस टाइम पे, भरत, मत्स्य, यदु, पुरु। ठीक है, दो असेंबली होती थी हमारी। दो असेंबली उस टाइम पे देखने को मिली, एक सभा और एक समिति। दो असेंबली। ठीक है, जो सभा थी, बाद में जाके ये कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी काम करने लग गई। मतलब जो न्याय दिलाने के लिए जो कोर्ट बनते थे वहां पे, वो इस सभा के लोग ही थे। समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारा ये राजन, जो किंग इलेक्ट होता था, वो इस समिति के थ्रू ही होता था। तो यहाँ पे राजन ऐसा नहीं होता था किंग की वो डोमिनेट कर रहा है, जो उसके अंदर लोग हैं उन सबको नहीं, बल्कि वो उनके साथ एक फ्रेंडली उसमें रहता था। वो कैटल भी चढ़ाता था। ठीक है, वो एग्रीकल्चर में भी किंग इन्वॉल्व रहता था। वो जितने भी लोग थे सबको खुश करने की भी कोशिश रखता था। ठीक है, और जो ये समिति के लोग थे, यही जो राजन को इलेक्ट करते थे। ठीक है, नो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। क्यों? क्योंकि कोई लैंड नहीं थी, है ना। ऐसा कोई डेजिग्नेटेड नहीं था, इतनी लैंड इस ट्राइब की है तो उतनी लैंड इस ट्राइब की है। वो तो माइग्रेट करते हुए आगे चले जा रहे थे, राइट। तो कोई टेरिटोरियल एडमिनि जब लैंड ही नहीं होगी तो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, है ना। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो हमें इसके बारे में पता चलता है ऋग्वेदा में, इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से, एक वॉर हुई थी उस टाइम पे। इसका मेंशन्ड है कि क्या हुई थी, एक वॉर हुई थी। कौन सी वॉर थी? वो 10 राजन वॉर। इससे क्वेश्चन आता है उठ के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वॉर हुई किसके बीच में थी? सबसे पहले तो ये मेंशन कहाँ पे है? जो ऋग्वेदा में मैंने आपको बताया 10 मंडल है टोटल, तो उसका जो 7th वाला मंडल है ना, उसमें ये मेंशन है इस वॉर के बारे में। ठीक है,
ये हुई थी जो परुशिनी रिवर है। कौन सी रिवर? परुशिनी रिवर। प्रेजेंट टाइम की रावी रिवर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। परुशिनी रिवर के आसपास ये वॉर हुई थी। हुई किसके बीच में थी? देखो, जब आर्यन आए ना, ठीक है, उनकी अपनी जो भी ट्राइब्स बनी, ठीक है, वो जो ट्राइब जिसके बीच में ये वॉर हुई थी वो थी पुरु ट्राइब। ठीक है, एक पुरु ट्राइब ने अपना अलायंस बनाया बाकी ट्राइब्स के साथ। ठीक है, और उन्होंने किसके साथ ये वॉर करी उस टाइम पे? जब वो देखो भारत आए, तो ऐसा तो नहीं है भारत में कोई था नहीं, भारत के अपने एक अलग लोग होंगे जो यहाँ रह रहे होंगे, उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी। तो वो दूसरा कौन था? वो था सुदास। ठीक है, तो ये भरत का किंग था उस टाइम पे। तो ये किसके? पुरु ट्राइब जो थी कुछ उनकी और सुदास के बीच में ये लड़ाई थी। लास्ट में क्या हुआ? सुदास जीत गया। कौन जीता था ये वॉर? सुदास। ठीक है, ये तो क्लियर है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बाद में जब काफी टाइम बाद, लेटर आप कह सकते हो वैदिक पीरियड में, कि ये पुरु ट्राइब ने सुदास के साथ, या फिर सुदास तो नहीं, जो भी भरत का उस टाइम पे किंग हुआ उनके साथ ये मर्ज कर गए थे। मतलब जो ये आपकी पुरु ट्राइब थी, ये मर्ज कर गई थी बाद में सुदास के साथ, जो भी, सॉरी, आपका भरत का जो उस टाइम पे किंग था उसके साथ, और इन्होंने एक अपनी नई ट्राइब बनाई जिसका नाम निकल के आया कुरु ट्राइब। ठीक है, कौन सी ट्राइब बनाई थी? कुरु ट्राइब बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो था हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अर्ली वैदिक पीरियड में कैसे था। अब हम देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड में चेंज क्या आया। ठीक है, वहां तो हमने देख लिया ना कि पेट्रियार्की थी। ठीक है, जो राजन था, किंग था, लेकिन एक फ्रेंडली नेचर था उसका जितने भी ट्राइब्स के लोग थे उनके साथ। ठीक है, कोई ऐसे वो सेक्रीफाइस नहीं, बलि नहीं चढ़वाता था उनसे, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमारी सेटलमेंट होने लग गई। जब हम लेटर वैदिक पीरियड में आए ना, तो सेटलमेंट्स हमें देखने को मिली। जो राजन था, जो किंग था, उसकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि जो वो अपने आसपास जो उसके लोग थे ना, वो उनसे सेक्रीफाइस लेता था। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो टैक्स लगाता था उनसे। ठीक है, जो चीज हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी, बट यहाँ वो उनसे लेता था। किस फॉर्म में? कि आप कोई सेक्रीफाइस दो, कुछ बलि चढ़ाओ, और खुद भी वो बहुत सारे ऐसे रिचुअल परफॉर्म करता था। जैसे एक अश्वमेधा बहुत फेमस है, जिसमें आप जो घोड़ा होता है उसको सेक्रीफाइस कर देते हो। ठीक है, तो वो सब करता था। रथों की रेस होती थी, तो जिससे उनकी पावर जो थी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। दूसरा पॉइंट, सभा समिति। ये हमने पढ़ा, जो सभा समिति थी अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि समितियां ही थी जो किंग को इलेक्ट करती थी। बट यहाँ पे सभा समिति का रोल खत्म हो गया, क्योंकि हर चीज एकदम मोनार्क में आ गई कि राजा का बेटा ही आगे जाके राजा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से होने लग गया, तो सभा समिति का रोल तो अपने आप ही खत्म हो गया। बहुत डोमिनेंट ट्राइब इस टाइम पे एक निकल के आई, वो थी कुरुक्षेत्र। जो कुरु डायनेस्टी मैंने अभी आपको बताया, जो उस 10 राजन वॉर के बाद जब मर्ज किया तो एक कुरु डायनेस्टी बनी। यही उस कुरु डायनेस्टी से इसका नाम निकल के आता है कुरुक्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखते हैं, अभी तो जो हमने डिफरेंस पढ़ा दोनों पीरियड में, वो उसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की उस पर पढ़ा कि किंग का क्या रोल था, राजन का क्या रोल था। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम सोसाइटी देखेंगे कि उस टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, कास्ट सिस्टम था या नहीं, डिस्क्रिमिनेशन होता था या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो अर्ली वैदिक पीरियड में, जो ऋग वैदिक पीरियड था, उसमें हमारी सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, ब्राह्मण्स थे, लेकिन जो कास्ट सिस्टम, आप ये कह सकते हो जो डिफरेंस है कि सोसाइटी को हमने कुछ उसमें बांट दिया, वो वैसा कुछ नहीं था। था भी तो बहुत कम था, मतलब उतना रिजिड, उतना क्लियरली दिखता नहीं था। और किस बेसिस पे था? देखो, जब आर्यंस आए ना, तो आर्यंस जो थे वो आप ये कह सकते हो थोड़ा फेयर कलर के थे। ठीक है, जब वो आए, उन्होंने यहाँ पे ऑब्वियसली, यहाँ जब लोग रहते थे हमारे भारत में, तो यहाँ पे जब उन्होंने लोगों को देखा तो इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था, तो वो समझ गए कि ये हमारे जैसे नहीं है। तो इस बेसिस पे थोड़ा थोड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन वो भी इतना रिजिड नहीं था, इतना क्लियर नहीं दिखता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ऊंची कास्ट के लोग हैं या नीची कास्ट के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, मोनोगामी प्रैक्टिस होती थी। मोनोगामी का मतलब होता है कि आप एक ही बंदे से शादी कर रहे हो।
ठीक है, ऐसा नहीं होता था कि एक किंग है, किंग तो नहीं, ऐसा नहीं होता था कि कोई एक है उसकी 10 शादियां हो गई, नहीं, मोनोगामी होती थी। पोलोगामी हमें सिर्फ कहाँ देखने को मिलती थी? पोलोगामी हमें देखने को मिलती थी जो रॉयल्स, नोबल फैमिलीज होती, जो किंग होते थे, वो एक से ज्यादा स्पाउस रख सकते थे, लेकिन और कोई नहीं रखता था। ठीक है। अब आती है वुमेन की कंडीशन कैसी थी। वुमेन की कंडीशन आप ये कह सकते हो कि काफी अच्छी थी अर्ली वैदिक पीरियड में, बल्कि हम जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो काफी बार लोग उल्टा टिक करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि विद टाइम वुमेन की कंडीशन बेटर हो रही है। तो ऐसा नहीं है। वुमेन की कंडीशन स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी। उनको बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैन के जैसी। ठीक है। उनको पूरा राइट था कि अगर उनको कोई भजन कीर्तन करना है, कुछ रिसाइट करना है, वो गाने हैं, तो वो सब करती थी, उनको ये पूरे राइट थे। जितनी भी सभा समिति उस टाइम पे होती थी वो उसमें भी पार्ट लेती थी। कोई उनकी चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, अच्छी खासी एज में जाके उनकी शादी होती थी। आप ये कह सकते हो कोई सती प्रैक्टिस वहां नहीं होती थी। तो कोई इस तरीके से डिवीजन था ही नहीं। ठीक है, वुमेन मैन सबकी कंडीशन अच्छी थी। हाँ, ये जरूर था कि फादर फादर की जो प्रॉपर्टी होती थी वो सन के पास जाएगी। ठीक है, वो सब हमें देखने को मिलता था, लेकिन ऐसा नहीं कि वुमेन की कंडीशन खराब थी, वो अच्छी थी। ठीक है। लेकिन अब देखते हैं जैसे जैसे हमारा लेदिक लेटर वैदिक पीरियड आया, तो हमारी क्या क्या चेंज है। अभी तक तो हमने पढ़ा ना उसमें कि वुमेन की कंडीशन भी अच्छी थी, कास्ट सिस्टम भी इतना ज्यादा नहीं था। हाँ, थोड़े बहुत सेक्रीफाइसेस करते थे, वो किंग करवाता था, लेकिन इतना ज्यादा कोई कास्ट सिस्टम नहीं था। ठीक है। जब हम यहाँ पे आए ना, तो जो हमारा अभी कह सकते हो सोसाइटी का एक डिवीजन है, वो बड़ा क्लियर कट हो गया। हमारा सोसाइटी का डिवीजन बड़ा क्लियर कट हमें दिखने लग गया। ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया। ब्राह्मण, जो सबसे ऊंची कास्ट मानी जाती थी, क्षत्रिय जो वॉरियर्स होते थे, वैश्य जो बेसिकली ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट, फार्मर, बैंकर, और फिर शूद्र, शूद्र जो लेबर होते थे, सर्वेंट, ये सबसे नीचे थे। ये बाकी ऊपर वाली जो क्लासेस थी उनको आप कह सकते हो उनके स्लेव थे। ठीक है। बाकी उन ऊपर वाले क्लासेस को सर्व करते थे। ठीक है ना। ब्राह्मण की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, उसने खुद ने करवाई अपनी इंपॉर्टेंस, है ना, बहुत ज्यादा इंक्रीज करी। क्योंकि पहले वाली जो, ये हम जब रिलीजियस वाला पार्ट पढ़ेंगे ना तो हमें और ज्यादा क्लियर होगा कि कैसे इंक्रीज हुई। लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन को बहुत हायर किया। कैसे? आप ये कहो सेक्रीफाइस जो कराते थे पहले जो होता था ना, उसमें आप ये कह सकते हो कि कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता था। मतलब आप जिस तरीके से पूजा कर रहे हो हर कोई कर सकता है, कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता था। यहाँ पे ना ब्राह्मण ने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया कि आपको वही फॉलो करना है, और जो सेक्रीफाइसेस थे ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, बलि, कि आपको देना पड़ेगा। तो करते करते ये तो भाई बहुत अमीर हो गए, इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा, आप ये कह सकते हो पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। ठीक है। और ऐसे करते करते एक कास्ट सिस्टम हमारा यहाँ पे डेवलप हो गया। और अब बारी आई अगर वुमेन की कंडीशन की हम बात करें तो बहुत खराब, उनको इन्फीरियर माना जाता था, मेन से नीचे माना जाता था। जो उस टाइम पे उनको एक इम्पोर्टेंस मिलती थी ना कि वो सभा अटेंड करती थी, समितियां अटेंड करती थी, वो खत्म हो गई थी। यहाँ उनको ये सभा समितियों में जाने का जो आप कह सकते हो राइट था वो खत्म हो गया था, अब वो नहीं जा सकती थी। ठीक है। चाइल्ड मैरिज होने लग गई थी, पहले नहीं थी लेकिन अब होने लग गई थी। प्लस वुमेन और शूद्रा जो ये हमारी लोअर कास्ट है, इनको जो वेद थे, जो भजन थे, वो भी रिसाइट करने का राइट अब नहीं था। ठीक है। तो आपने चेंज देखा कैसे आया अर्ली से लेटर में सोसाइटी में। वुमेन की कंडीशन खराब हुई है, और जो कास्ट सिस्टम है वो क्लियर होता चला गया, बढ़ता चला गया। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं होते थे। अब ये था कि जो ब्राह्मण का बेटा है आगे ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा आगे क्षत्रिय बनेगा। मतलब जो फैमिली में चलता आ रहा है वही होता चला जाएगा। तो शूद्रा के जो आगे बच्चे होंगे वो शूद्रा वाली कास्ट में ही जाएंगे। कास्ट सिस्टम बहुत क्लियर होता चला गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं उनकी इकोनॉमी, उनका इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, ट्रेड होता था या नहीं होता था, एग्रीकल्चर था तो किस लेवल पर था। ठीक है। ये तो हमने देखा कि अर्ली वैदिक पीरियड में जब आर्यंस आए तो वो पेस्टोरल थे, है ना, पशु चराते थे। ठीक है ना। कैटल की डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी। लैंड का कोई था ही नहीं सिस्टम, क्योंकि वो माइग्रेट करते रहते थे। ठीक है। वो तो ट्राइब्स में रहना प्रेफर करते थे, एक समूह में रहना प्रेफर करते थे, रादर देन इतना एक लैंड ऑक्यूपाई करते थे। ठीक है। तो उस टाइम पे जो राजा भी था ना, तो वो ट्राइब्स पे रूल करता था कि ये मेरी ट्राइब है तो मैं इसका रूलर हूँ, ना कि ये मेरी लैंड है तो मैं इस पे रूल कर रहा हूँ, जो बाद में हमें दिखा पहले नहीं था। ठीक है ना।
एग्रीकल्चर धीरे धीरे बेटर होता चला गया उस टाइम पे। कारपेंटर का रोल बहुत था। कारपेंटर क्यों? क्योंकि जो हल बनाते थे, जो रथ बनाते थे, वो हमारे कारपेंटर्स ही बनाते थे। जो वुमेन थी वो वीविंग करती थी, स्पिनिंग होती थी, गोल्ड स्मिथ से जो ऑर्नामेंट्स बनाते थे। ठीक है, पॉटर्स भी थे, बेसिक पॉटरी होती थी बट वहाँ पे थी। ठीक है, जो ट्रेड अगर होता भी था तो वो बार्टर होता था, कि तुमने मुझे अपनी वो केटल दे दी तो मैंने तुम्हें उसके बदले ये सामान दे दिया। ऐसा ट्रेड था। बहुत रेगुलर ट्रेड हमें देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि वो एक जगह तो टिकते ही नहीं थे। तो ट्रेड कैसे बनाएंगे? और एग्रीकल्चर से वो जितना भी उगाते थे वो उनके खाने खाने में ही खत्म हो जाता था। तो इतना कोई सरप्लस बचता ही नहीं था कि जिसको वो आगे ट्रेड करें। समझे आप ये चीज? आगे देखते हैं कि अब लेटर वैदिक पीरियड में ये चेंज कैसे आया। एग्रीकल्चर आप ये कह सकते हो और बेटर हो गया। एग्रीकल्चर उस टाइम पे और एडवांस हो गया, उनको और अच्छी नॉलेज आ गई। क्योंकि जो अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उस टाइम पे घने जंगल हुआ करते थे, तो आगे बढ़ने के लिए उन्होंने पेड़ काटे, जंगलों को पूरा साफ किया। ज्यादा जगह उन्हें मिली अब एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, ज्यादा जगह पे वो उस लैंड को कल्टीवेट कर पा रहे थे। ठीक है, जब वो उस लैंड को ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करेंगे तो ऑब्वियसली जो बनाएंगे सारा खा तो नहीं पाएंगे, सरप्लस बचेगा बचेगा ना। तो फिर उस सरप्लस को वो क्या करते थे? ट्रेड करते थे। एग्रीकल्चर उस टाइम पे चीफ ऑक्यूपेशन हमारा बन गया था, बहुत डेवलप हो गया था। ग्रो क्या करते थे वो? बार्ले, राइस और व्हीट। दे स्टार्टेड विद बार्ले। ठीक है, जब वो थोड़ा ऊपर थे उन्होंने बार्ले किया, जैसे जैसे वो नीचे आए उन्होंने राइस और व्हीट को कल्टीवेट करना भी स्टार्ट किया। इस टाइम पे मैंने आपको बताया ना, इतना ज्यादा सेक्रीफाइस होता था, इतना ज्यादा जो ब्राह्मण्स के लिए लोग बलि चढ़ाते थे कैटल्स की, कि उनके पास कैटल्स की ही कमी हो गई थी। एक टाइम ऐसे भुखमरी आप कह सकते हो, या इतनी कमी हो गई थी कि लाखों में, पता नहीं कितने लाखों में जो कैटल्स हैं वो सेक्रीफाइस हुई, कि बची ही नहीं थी। ठीक है, ऐसा टाइम भी वहां पे आया है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो थी वो और बेटर हुई। मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंटर जो था वो, जो पोट्रीज होते थे वो भी बहुत बेटर हो गए। अब कलर्ड पोट्री होने लग गए थे। ठीक है, ट्रेड बढ़ा उस टाइम पे, इंटरनल भी होता था, फॉरेन ट्रेड भी करना उन्होंने स्टार्ट किया। क्लियर है ना? तो हमने देखा ना कि कैसे फर्क आया अर्ली से लेटर में इकोनॉमी में। अगर हम देखें, उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर था लेकिन इतना एडवांस्ड नहीं था, सरप्लस नहीं था, तो इतना ट्रेड हो नहीं पाता था। जैसे जैसे हम लेटर वैदिक पीरियड में आए, सरप्लस बचने लगा और ट्रेड बढ़ता चला गया। क्लियर है? अब आगे देखते हैं रिलीजन, कि क्या रिलीजन था, किस भगवान को वो मानते थे। ठीक है, अर्ली वैदिक में देखो, जो आर्यंस थे ना, वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, कोई टेम्पल्स नहीं थे, मंदिर नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं है कहीं ऋग्वेदा में कि टेम्पल्स थे या मंदिर थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो किसकी पूजा बेसिकली करते थे? वो नेचर की करते थे, नेचुरल फोर्स की करते थे। मतलब उन्होंने इसी को भगवान माना, इसी को उन्होंने पर्सन माना, उन्होंने इसमें एक पर्सन देखा। नेचुरल फोर्सेस मतलब चांद, सूरज, हवा, बारिश, गरजना, ये अग्नि, जो ये सब चीजें होती थी। ठीक है ना? उन्होंने इन सब चीजों को पर्सन माना, पर्सोनिफाई किया, मतलब कि ये एक लिविंग बीइंग है, ये कोई जीती जागती चीज है। इनसे हम अगर प्रे करेंगे, इनके आगे अगर हम अपनी कोई विश रखेंगे तो वो पूरी होगी, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, तो वो इन सब चीजों की पूजा करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम भगवान देखें ना उनके लिए, कौन सा था? सबसे इम्पोर्टेंट था इंद्र। कौन? इंद्र। इंद्र किसके भगवान थे? बारिश मतलब रेन। ठीक है, और गरज मतलब थंडर। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। मतलब जो ऋग्वेदिक, हमें कैसे पता चला ये सबसे इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि जो ऋग्वेदिक जो ऋग्वेद है ना पूरा, उसमें सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ है नाम, वो इंद्र भगवान का ही हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे हुआ है वो अग्नि का हुआ है। अग्नि को तो बेसिकली एक इंटरमीडिएट माना जाता था, एक बीच का माना जाता था, कि वो जो लोग हैं और जो भगवान है उनके बीच का एक इंटरमीडियरी है अग्नि। क्योंकि देखो, जैसे अग्नि को आप जलाते हो, धुआं ऊपर जाता है, तो उनको ऐसा लगता था कि वो जैसे जैसे धुआं ऊपर जा रहा है ना, उनकी जो प्रेयर्स है वो भगवान तक पहुंच रही है। ठीक है, अग्नि को तो वो इंटरमीडियरी मानते थे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से गॉड उनके लिए इंटरमीडियरी थे, कौन सी नेचुरल फोर्स उनके लिए इंटरमीडियरी थी, तो वो अग्नि थे। ठीक है, उसके अलावा और भी भगवान का नाम मेंशन है हमारे वेद में, ऋग्वेद में। वायु का नाम मेंशन है, वरुण है, सोम है, इन सब के नाम मेंशन है।
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई टेम्पल नहीं था, कोई मूर्ति की पूजा नहीं करी जाती थी, और कोई तरीका नहीं था पूजा करने का। मतलब उनको कोई मंत्र नहीं आते थे, उनका कोई रिचुअल नहीं था कि ऐसे ऐसे स्टेप्स में हमें पूजा करनी है, जो लेटर वैदिक में आया है ना। यहाँ नहीं था, यहाँ वो बस खड़े होते थे, जो भी उनको मांगना होता था भगवान से उसके लिए वो कुछ ऑफर देते थे, ठीक है, कि कुछ भी चीज का उन्होंने बलिदान दे दिया, ठीक है। आया, वो चीज बलिदान दी, और उनकी वो वर्शिप हो गई, वो प्रेयर हो गई, ठीक है। कोई प्रॉपर मंत्र वंत्र नहीं थे, और वो मांगते क्या चीजें थे, मेटीरियलिस्टिक चीजें मांगते थे। क्या मांगते थे, मेटीरियलिस्टिक चीजें मांगते थे। वो मांगते थे कि बेटा हो, ये उनकी विशेष होती थी उस टाइम पे, कि उनको बेटा चाहिए, उनको कैटल चाहिए, सन चाहिए, कैटल चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, और संपत्ति चाहिए, और ज्यादा वेल्थ चाहिए। ऐसी तो उनकी विशेष होती थी उस टाइम पे। क्लियर है ना। अब कैसे चेंज हुआ लेटर वैदिक पीरियड में ये सब। वहां पे तो देखो ब्राह्मण्स का रोल इतना ज्यादा डोमिनेट ब्राह्मण ने करना स्टार्ट कर दिया ना, कि सब कुछ जो भी रिचुअल्स होते थे वो सब वो डिक्टेट करते थे कि कैसे होगा, कैसे मंत्र पढ़े जाएंगे। एक प्रोफेशन बन गया था, जो पंडित वाला प्रोफेशन बन गया था, वो इतना ज्यादा उन्होंने डोमिनेट करना स्टार्ट किया। तो ये जो अग्नि थे, इंद्र भगवान थे, इनकी इंपॉर्टेंस तो खत्म हो गई थी। अब नए भगवान आए थे। नए कौन थे, तीन। पहले प्रजापति, विष्णु, रुद्र। प्रजापति द क्रिएटर, जिन्होंने सब क्रिएट किया। विष्णु प्रोटेक्टर, जो सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और रुद्र द डिस्ट्रॉयर। ये तीन नए भगवान आए उस टाइम पे। इंद्र अग्नि की इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो गई, ठीक है। जो सेक्रीफाइसेस थे, जो बलिदान देना होता था, वो इतना बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। प्रेयर, जो पहले जैसे प्रेयर्स होती थी वैसे तो अब बिल्कुल नहीं होती थी। अब तो एक प्रोफेशन बन गया, मैंने आपको बताया, प्रीस्टहुड। तो वो बताते थे कि कैसे मंत्र पढ़ने हैं, कैसे रिचुअल होना है। अगर किसी ने भी गलत तरीके से पढ़ा तो वो पूरा जो सेरेमनी हो रही है वो खराब, ठीक है ना। पूरे मंत्र एक तरीका होता था, पूरा एक आप ही कह सकते हो इलेबोरेट किया हुआ था उन्होंने, ठीक है। और सेक्रीफाइसेस तो बहुत ज्यादा हो रहे थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेटर लेटर वैदिक पीरियड में, कि क्या उस टाइम पे रिलीजन में होता था, सेक्रीफाइसेस होते थे, ठीक है ना। ये होते होते इतने ज्यादा बढ़ गए कि जब ये पीरियड खत्म होने को आया ना, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया कि ये गलत है। और इसी के बाद आपको पता है जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी। सिर्फ कि कैटल्स को और बैल को, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया जा रहा था, तो लोगों ने जब इसके अगेंस्ट अपने रिएक्शन दिखाया, उसके बाद ही हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म आए, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मैंने एक स्लाइड डाली है कि ऋग्वेदा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ये हर एक पॉइंट से एक नया क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इनके सारे पॉइंट्स यहाँ पे डाल दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ऋग्वेद में था क्या क्या, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। सबसे पहले तो उसके अंदर 1028 आइम्स थी, मतलब भजन, ठीक है। ये तो उसमें था ही, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। 10,600 लगभग लगभग उसके अंदर क्या थी, वर्सेस थी। और 10 हमारे मंडल थे। आप कह सकते हो पार्ट, कह सकते हो बुक्स, कह सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी रिवर का नाम मेंशन हुआ है ऋग्वेद में, तो वो हुआ है इंदस रिवर का, सिंधु, ठीक है। इस रिवर का नाम सबसे ज्यादा मेंशन हुआ है। और सबसे पवित्र उन्होंने कौन सी रिवर मानी थी, सरस्वती, ठीक है। आर्य वर्ड, ये वर्ड हमारा 36 टाइम मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। अब इसके बाद मैंने आपको ये तो बताया ही है, भगवान उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन से इंपॉर्टेंट थे, इंद्र थे, ठीक है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन्हीं भगवान का नाम ऋग्वेद में रिपीट हुआ है। जन एक वर्ड यूज हुआ है ऋग्वेद में 275 टाइम्स। जनपद का वर्ड एक बार भी यूज नहीं हुआ। जन मतलब एक यूनिट हो गई ना, जन, हम लोगों को जन बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों की इंपॉर्टेंस थी। जनपद हो जाता है, एक सेटलमेंट हो जाती है, यही से आप समझो सेटलमेंट वहां थी ही नहीं, तो वो वर्ड ही यूज वहां पे ऋग्वेद में नहीं हुआ। उसके बाद हॉर्स अपेयर 215 टाइम्स, 215 बार हॉर्स का वर्ड यूज हुआ है। काउ का 176 टाइम्स हुआ है। बैल का 170 टाइम्स हुआ है। दो कंप्लीट टाइम्स उन्होंने हॉर्स पे दी हुई है, ठीक है। वर्ड गोत्र सबसे पहले ऋग्वेद में आया था, ठीक है। गंगा और यमुना के बारे में भी ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है। इसके अपार्ट ऋग्वेद में गायत्री मंत्र भी हमें ऋग्वेद से ही मिलता है, ठीक है।
क्लियर है ये सब? ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है। इन सब से एक एक क्वेश्चन अपना बन के आता है। ठीक है, अब देखते हैं एमसीक्यू। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर ये तो हमने पता ही है, वैदिक कल्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जब आर्यंस आए थे। आर्यंस आए थे, वहीं से हमारा वैदिक कल्चर स्टार्ट हुआ ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट थे हमारे इंद्र। राइट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर पे थे इंद्र और सेकंड नंबर पे थे अग्नि। सबसे, और हमें पता कैसे चलता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जिस भगवान का नाम मेंशन हुआ है वो इंद्र का मेंशन हुआ है। उस बेसिस पे ही हमने कैलकुलेट किया, अच्छा ठीक है, तो इंद्र ही सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, सबसे ज्यादा पूजा हम इंद्र की करते होंगे। और किसके भगवान होते हैं ये? रेन और थंडर के। रेन मतलब बारिश और थंडर मतलब गरज। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें मैच करना है, ये हमारे वेद हैं। ठीक है, ये हमारे वेद हैं और ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर, साम, अथर्व। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट तो इजी ही है। ऋग्वेद हमारा, ऋग्वेद में हमारे हाइम्स तो हैं ही, प्रेयर्स हैं, सिर्फ पूजा की बातें होती हैं। तो हाँ, हाइम्स एंड प्रेयर्स, क्योंकि यहाँ पे हाइम्स देखो दो जगह और यूज हो रहा है, एक म्यूजिकल में एक रिचुअल में। तो देखो, रिचुअल्स उस टाइम पे थे नहीं, ऋग्वेद के टाइम म्यूजिकल उनको आता ही नहीं था, वो सिर्फ रिसाइट करते थे, दोहराते थे चीजों को। तो क्या था, फर्स्ट का तो हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो फर्स्ट का फोर्थ में इसको हम एलिमिनेट करके करने की कोशिश करेंगे। तो बी तो नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट का फोर्थ हमें चाहिए। तो डी भी नहीं हो सकता, तो या तो ए होगा या फिर सी होगा। सेकंड देखो, यजुर्वेद। यजुर्वेद, पहले चलो सामवेद देखो क्योंकि ये इजी है। सामवेद हमें पता है कि इस टाइम पे हमारा म्यूजिक आ गया था। राइट, तो थर्ड का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का हमारा फर्स्ट हो गया, तो यहाँ से हमारा आंसर तो क्लियर हो गया कि ए ही है। ऋग्वेद हाइम्स एंड प्रेयर्स, सामवेद से हमें म्यूजिकल हाइम्स मिला, तो यजुर्वेद से हमें क्या मिला? हाइम्स एंड रिचुअल्स। क्योंकि यजुर्वेद में वो सेक्रीफाइस, वो भी जो रिचुअल्स होते थे ना, वो चीजें बड़ी क्लियर हो गई थी, पूरा इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे कि कैसे कैसे हमें रिचुअल्स को परफॉर्म करना है। ये कहाँ से हमें मिलता है? हमें यजुर्वेद से मिलता है। और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें किसका? चार्म्स एंड स्पेल्स, मतलब काला जादू और मेडिसिन के बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है? अथर्ववेद से पता चलता है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से पता है ये भी उठ के आ जाता है कि इनका करेक्ट सीक्वेंस लगाओ। ये एक क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, कि पहले कौन सा वेद आया फिर कौन सा वेद आया। तो ये सबसे पहले आया हमारा ऋग्वेद, देन सामवेद, देन यजुर्वेद, देन अथर्ववेद। ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग वाज अ चीफ फीचर ऑफ ऋग्वेदिक रिलीजन। ऋग्वेदिक का हमारा मेन फीचर क्या था? ठीक है, सेक्रीफाइस वो करते थे। वर्शिप ऑफ इमेजेस, जी नहीं, इमेजेस की, मूर्ति की तो कोई पूजा होती ही नहीं थी, वो तो नेचुरल फोर्सेस की करते थे। बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। फीमेल गॉडेस, ऐसा भी कि डोमिनेंस है उनका, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि डोमिनेंस है। ठीक है, नेचुरल फोर्स की वो पूजा करते थे, वो था। तो क्या होता था? सेक्रीफाइस होता था। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट अ बुक रिटर्न ऑफ द आर्यंस। ये बुक किसने लिखी है? रिटर्न ऑफ द आर्यंस। ये बुक हमारी लिखी है भगवान दास गिडवानी ने, बी डी गिडवानी ने लिखी है। ठीक है, इस बुक में बेसिकली आर्यंस की ना पूरी एक स्टोरी बताई गई है, उनके किंग्स के बारे में, क्या वो भगवान, उन किन भगवानों को वो मानते थे, कौन सी बैटल्स, कौन सी वॉर उन्होंने लड़ी है, क्या कैसे आर्यंस का राइज हुआ, फिर कैसे उनका फॉल हुआ, वो सब इस बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, विच रिवर हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में मैंने आपको बताया ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 रिवर के बारे में मेंशन किया हुआ है। तो कौन सी रिवर है जिसके बारे में मेंशन नहीं है? सिंधु के बारे में तो देखो सबसे ज्यादा बार मेंशन्ड है, अब हमें पता भी है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी, तो जब ये बोला गया है तो माना भी गया होगा ना।
नर्मदा और तापी कौन सी रिवर? तापी वो रिवर है जिसके बारे में ऋग्वेद में कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ। और आपको सरस्वती का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि अब ये रिवर ड्राइड अप हो चुकी है, मतलब ये रिवर अब एक्सटेंड हो चुकी है, अब ये रिवर नहीं। ठीक है, आगे। द रिवर चेनाब वॉज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बाय द नेम। बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो, ये क्वेश्चन ना इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि उस टाइम पे जो रिवर्स के नाम है ना आज से सेम नहीं है। रिवर्स वही है लेकिन उनके जो नाम होते थे ना वैदिक पीरियड में वो अलग होते थे। तो ये सिर्फ चेनाब के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जितनी भी रिवर उस टाइम पे मेंशन थी वो किसी का भी उठा के पूछ लेते हैं एग्जाम में कि उसको उस पीरियड में किस नेम से बोला जाता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे चेनाब को तो हम अस्की नहीं बोलते थे, ठीक है, बट बाकी ये सब किस रिवर के हैं? ठीक है, इंदस ये तो हमें पता है, इंदस को सिंधु बोला जाता था, झेलम को वितास्ता बोला जाता था, शेनाब को अस्किनी बोला जाता था, रावी बहुत इंपॉर्टेंट है ये रावी वाला तो, क्योंकि इसी के पास हमारी वो 10 राजन वाली वॉर हुई थी। इसे परुशिनी बोला जाता था और इरावती बोला जाता था। ब्यास रिवर को विपाशा कहा जाता था, सतलुज को सुतुद्री, और एक सरस्वती थी। ठीक है ना, ये सारे हमें पता होना चाहिए कि सारे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। किसी से भी उठा के पूछ लेते हैं कि रावी रिवर को क्या बोला जाता था उस टाइम, या ब्यास को क्या बोला जाता था, तो किसी से भी क्वेश्चन हमारा बन के उठकर आ सकता है एग्जाम में। क्लियर? आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द कॉन्फिडेरेसी ऑफ 10 किंग अगेंस्ट सुदासा? ये तो मैंने आपको बताया है कि वो जो 10 किंग्स वाली लड़ाई हुई थी, इसमें हमारी ट्राइब्स थी। ठीक है ना, जो पुरु ट्राइब एक बहुत फेमस थी जिन्होंने फिर अमलगमेट करके ट्राइब्स बनाई। 10 किंग इन्हें बोला जाता है। और किसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई लड़ी थी? सुदासा के अगेंस्ट लड़ी थी। तो उस टाइम के लेड किसने किया था? इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे उनको एक तरीके से एडवाइजेस कौन दे रहा था, आप ये कह सकते हो। ठीक है, उनको गाइड कौन कर रहा था? मतलब जिसने लड़ाई नहीं लड़ी लेकिन उन लोगों को गाइड कर रहा था। ठीक है, किन्हें? इन 10 किंग्स को। ऑल्दो ये हार गए थे बट इनको गाइड कौन कर रहा था? इनको गाइड किया था विश्वामित्र ने। ठीक है, आगे देखते हैं। विच पार्ट ऑफ ऋग्वेद गिव्स एन अकाउंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स? ऋग्वेद में यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ वो एक मंडल में मेंशन किया हुआ है। कौन से पार्ट में वो मेंशन किया हुआ है, कौन से मंडल में वो मेंशनड है? वो है 10th मंडल में, जो सबसे आखिरी मंडल है वहां पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेमस बैटल ऑफ किंग्स बिटवीन भारत एंड द होस्ट ऑफ 10 किंग्स वाज फॉट नियर द रिवर। जो फेमस बैटल ऑफ किंग हुई है वो 10 राजन वाली वॉर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, किसके बीच में? जो सुदासा जो भारत के किंग थे और जो 10 किंग अलग थे। कौन सी रिवर के पास हुई थी? हमें पता है कौन सी रिवर के पास हुई थी, रावी के पास हुई थी। अरे रावी तो अब इसमें हमारा ऑप्शन ही नहीं है। तो रावी का उस टाइम पे क्या नाम था? रावी का नाम था परुशिनी। किस रिवर के पास हुई थी? परुशिनी रिवर के पास हुई थी। और कहाँ पे, कौन से मंडल में, इस, मैंने ये तो बताया ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है, कौन से मंडल में मेंशन किया हुआ है? 7th मंडल में मेंशन किया हुआ है इस वॉर के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद ओरिजिन ऑफ इंडियन मेडिसिन? ठीक है, हमारे 4 वेद हैं, ऋग साम यजुर अदर। ऋग्वेद हाइम्स एंड प्रेयर्स, इट्स ऑल अबाउट प्रेयर्स, प्रेयर्स को रिसाइट करना। सामवेद ऋग्वेद का एक आगे का वर्जन है, होती उसमें भी हाइम्स एंड प्रेयर्स हैं लेकिन अब वो म्यूजिक के साथ उसको गाते थे। ठीक है, भजन करना उन्हें आ गया था, सॉरी। देन एक है यजुर, एक है अथर। तो इंडियन मेडिसिन इन दोनों में से किसी एक में है। यजुर में तो हमारे सारा रिचुअल्स बताया हुआ है, उसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसका सेक्रीफाइस के बारे में बताया हुआ है। तो अथर्ववेद ही है जिसमें हमें इंडियन मेडिसिन के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओपन्ड द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस व आर्कटिक रीजन? ये किसने कहा था कि जो आर्यंस आए वो आर्कटिक रीजन से आए? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, कि जो आर्यंस आए हैं वो आर्कटिक रीजन से आए हैं, है ना। इन्होंने ये चीज एक बुक में एक्सप्लेन करी थी अपने, जो उन्होंने 1898 के एंड में लिखी थी, जो पब्लिश हुई थी 1903 में जाके। वहां पे इन्होंने बताया था कि जो आर्यंस आए हैं वो आर्कटिक रीजन से आए हैं,
वहां से उन्होंने नॉर्थ की तरफ माइग्रेट किया, यूरोप से होते होते वो इंडिया में उन्होंने एंटर किया। आगे देखते हैं। इन द वैदिक पीरियड विच एनिमल वॉज नोन एज अघन्य। ठीक है, ये मेंशन हुआ है वर्ड वैदिक पीरियड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसको अघन्य कहा गया था, किस एनिमल को? तो ये कहा गया था काऊ को, गाय को। ठीक है, क्यों कहा गया था? अघन्य का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे आप मार नहीं सकते, तो इसलिए वहां पे उन्होंने काऊ को अघन्य बोला गया था। ठीक है ना, कुछ भी सरकमस्टांस आ जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, लेकिन जिसे आप मार नहीं सकते। सतपथा ब्राह्मण इज रिलेटेड टू। सतपथा ब्राह्मण किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा रिलेटेड है यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद को हम अथर्ववेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम है अथर्ववेद। आगे देखते हैं। इन द ऋग्वेद द फर्स्ट हाइम ऑफ मंडल इज ऑफन एड्रेस टू। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो आप इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हर मंडल में अपने हाइम्स होते थे, हर मंडल के अपने भजन होते थे। ठीक है, तो जो सबसे पहला हाइम होता था, फर्स्ट वाला जो होता था, वो किसके लिए होता था, किसको एड्रेस किया जाता था उससे? ठीक है, अब हमें लगेगा सबसे इंपॉर्टेंट गॉड तो इंद्र थे, तो इंद्र को करते होंगे, नहीं, वो हम करते थे अग्नि को। किसे करते? जो हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट गॉड है, हम उनको करते थे। हम किसे करते थे? अग्नि को करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ द थियरी दैट द ऋग्वेदिक आर्यंस एंड हड़प्पा माइट हैव बीन द सेम पीपल? देखो, एक थियरी ये भी दी गई थी कि जो ऋग्वेदिक आर्यन माइग्रेट करके आए, वहां से हड़प्पन जब आए थे, तो ये सेम ही है, ये एक ही पीपल है, दो अलग अलग नहीं है। ये बोला गया था। ये किसने थियरी दी थी? ये दी थी बीबी लाल ने। ठीक है, आगे देखते हैं। द गायत्री मंत्र कंटेन्ड इन ऋग्वेदा इज डेडिकेटेड टू विच deity? ऋग्वेद से मैंने आपको बताया है, हमें गायत्री मंत्र मिलता है, ये तो मैंने आपको बताया है। तो ये किस भगवान के लिए है, किसको डेडिकेट किया गया था गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र हमारा सावित्री को डेडिकेट किया गया। सावित्री शायद सूरज के लिए ही बोला जाता है, कि दूसरा नाम है उनका, मतलब सूर्य भगवान के लिए ही हम सावित्री वर्ड की शायद यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी। ठीक है, हमारे जो वेद थे उसमें योगा के ऊपर भी बात की गई है। ठीक है, तो योगा के एक्सपाउंडर कहाँ से, कौन सा टेक्स्ट है जिससे हमें योगा के बारे में सबसे पहले पता चला? ठीक है, तो हमें सबसे पहले योगा के बारे में पता चला पतंजलि के ऊपर, पतंजलि से। ठीक है, ये एक आप ये कह सकते हो ऐसा टेक्स्ट है जिसमें योगा की पूरा, हमारी लाइफ के लिए योगा क्यों इम्पोर्टेंट है, पूरा योगा को अच्छे से उस टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। पतंजलि में सबसे पहला टेक्स्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेयर इज द ओल्डेस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स? आर्यन सबसे पहले कहाँ आके बसे? धीरे धीरे उन्होंने मूव किया ना इंडिया में, आगे आगे धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़े। सबसे पहले कहाँ आके बसे थे? तो सबसे पहले जो उनका बसेरा था ना, यूपी बंगाल सब बाद में आए, सबसे पहले था सप्त सिंधु। ठीक है, सबसे पहले क्या था? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु है क्या? ये 7 रिवर्स है। सबसे पहले जो उन्होंने अपना इलाका जहाँ पे वो आके बसे ना, वो सप्त सिंधु था। टोटल 7 इसमें रिवर है। पहली सिंधु, देन प्लस आप करो इसमें 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज, सिंधु की 5 सहायक नदी, देन लास्ट में एक सरस्वती। इनके मर्ज को हम कहते हैं सप्त सिंधु। ठीक है, सबसे पहली सेटलमेंट थी आर्यन ट्राइब की। उसके बाद वो धीरे धीरे आप ये कह सकते हो पंजाब, वेस्ट यूपी, राजस्थान, बंगाल की साइड गए। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। वो है सत्यमेव जयते, जो ये वर्ड है। ठीक है, ये कहाँ से लिया हुआ है? ऋग्वेद से हमने उठाया है, भागवत गीता से उठाया है, मत्स्य पुराण से उठाया है, या मुंडका उपनिषद से उठाया है? ऋग्वेद में सत्यमेव जयते मेंशन नहीं किया हुआ था, भागवत गीता में भी नहीं किया हुआ। ये हमने कहाँ से उठाया है? मुंडका उपनिषद से। ये सत्यमेव जयते वहां पे मेंशन किया हुआ। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बहुत बड़ा है, वैदिक कल्चर, वैदिक एज, इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए। तो मैंने बहुत जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो एग्जाम की वजह से भी इम्पोर्टेंट है, प्लस
जितना हम इसमें कवर कर सकते थे तो मैंने इसे एक क्लास में कवर करने की कोशिश की है। सब कुछ इम्पोर्टेंट मैंने इसका इसमें डाल दिया है। सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ऋग्वेद से क्या इम्पोर्टेंट है और क्या मेन डिफरेंस था हमारा अर्ली वैदिक कल्चर में और लेटर वैदिक कल्चर में, वो सब कुछ मैंने कोशिश किया है कि मैं इस पूरी एक क्लास में आपको समझा दूँ। ठीक है, सो थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।